भारत में खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्स इन इंडिया। परिचय, इंट्रोडक्शन। खनिज संसाधन उद्योगों की आधारभूमि है तथा आर्थिक विकास के संचालक हैं। भारत में खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इनमें कोयला, लोहा, अभ्रक, बॉक्साइट, मैंगनीज, जिप्सम, चूना पत्थर, तांबा, एल्यूमिनियम, क्रोमाइट इत्यादि प्रमुख हैं। पिछली शताब्दी तक भारत के संबंध में विदेशी भूगर्भशास्त्रियों का विश्वास था कि यद्यपि भारत खनिज पदार्थ से संपन्न है, तथापि उनको निकालने में लाभ होना संभव नहीं है। उनका विचार था कि प्राचीन काल में जब अन्य देशों ने खनिज विद्या प्राप्त नहीं की थी, तब भारत अपनी निजी आवश्यकता खनिजों के छोटे छोटे कारखानों को स्थापित कर पूरी करता रहा होगा, किंतु आधुनिक वृहद उद्योगों के खनिजात्मक युग में पुराने ढंग से खनिज निकालना आज लाभदायक नहीं है। किंतु उनका यह विचार निरंतर अनुसंधान एवं तकनीकी परिवर्तनों के कारण निर्मूल साबित हो रहा है। वास्तव में आधुनिक युग में जिन जिन खनिजों की आवश्यकता किसी विकसित देश को हो सकती है, वे सब भारत में पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हैं। इस संदर्भ में भारतीय औद्योगिक आयोग का यह मत है कि भारत के मुख्य आधारभूत उद्योगों, सिवाय उन उद्योगों के जिनमें वेनेडियम, निकेल और मॉलिब्डेनम की आवश्यकता पड़ती है, के लिए भारत में खनिज संपत्ति समुचित मात्रा में उपलब्ध है। सच तो ये है कि भारत में विभिन्न प्रकार के खनिज विदोहन योग्य मात्रा में उपलब्ध हैं और यदि इनका ठीक तरह से उपभोग किया जाए तो ये देश को औद्योगिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। खनिज क्षेत्रों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल एरिया। भारत में सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान एवं हिमालय पर्वत नवीन चट्टानों से बने हैं, जिसमें कई हजार मीटर की गहराई तक चिकनी मिट्टी और बालू की तहें पाई जाती हैं। अतः यहाँ कंकड़ को छोड़ और कोई खनिज नहीं मिलता, क्योंकि इन चट्टानों में ज्वालामुखी परिवर्तनों का प्रभाव अभी तक नहीं पहुँच पाया है। किंतु भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप अत्यंत पुराने भाग हैं। दक्षिण की 5 लाख वर्ग किमी भूमि समय समय पर ज्वालामुखी के उद्गारों से निकली लावा के तहों से बनी है, जो कहीं कहीं 600 मीटर तक मोटी है। अतः उपयुक्त प्रदेशों में खनिजों का अभाव है। प्रायद्वीप का शेष आधे से अधिक भाग उन प्राचीन शैलों का बना है जो कुमारी अंतरीप से लेकर गंगा के मैदान तक लाखों वर्ग किमी में फैली हैं। इनमें बुंदेलखंड की शैलें सबसे पुरानी हैं। इसी प्रकार राजमहल की पहाड़ियां, दामोदर घाटी, उड़ीसा के मोहाल, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर के पठार और गोदावरी के पास सतपुड़ा श्रेणी ऐसे ही प्राचीन प्रदेश हैं जो गोंडवाना भाग में सम्मिलित हैं। इन भागों में बहुत प्राचीन चट्टानें पूर्व पैलियोजोइक युग की आग्नेय एवं कायांतरित पाई जाती हैं। यहाँ बहुत पुरानी चट्टानें पाई जाती है, जिनमें अधिकांश खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। देश में बालू और चूने के पत्थर तो सर्वत्र ही मिलते हैं। इसी भांति लिग्नाइट व साधारण कोयला एवं लौह अयस्क तथा जिप्सम आदि के भी प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। भारत में खनिज पदार्थों का वितरण बहुत असमान है। एक कल्पित रेखा दक्षिण में मंगलौर से कानपुर तक और वहां से पूर्व में हिमालय पर्वत तक खींचे तो जो भाग इसके पूर्व में हैं, वे सभी खनिज पदार्थों से धनी हैं और पश्चिम की ओर के भाग राजस्थान में अभ्रक, नमक, हरसौठ तथा पंजाब और कश्मीर में कोयला पाने वाले स्थानों को छोड़कर खनिज पदार्थों में बिल्कुल निर्धन होंगे। हिंद महासागर के खनिज स्रोत। हिंद महासागर में अनेक खनिज उसकी बेसिन की तली में संग्रहित जमावों में पाए जाते हैं। लगभग 25 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में महाद्वीपीय ढाल व बेसिन वाले क्षेत्रों में खनिजों का वितरण निम्नलिखित अनुक्रम में मिलता है।
प्राकृतिक गैस एवं गंधक की प्राप्ति खंभात की खाड़ी के निकट अरब सागर में तथा अलियाबे द्वीप में हुई है। मुंबई हाई बेसिन और मुंबई के दक्षिण पश्चिम में तथा बंगाल उड़ीसा के तटीय भागों में पेट्रोलियम की प्राप्ति हुई है। दक्षिण कोंकण और लक्षद्वीप में भी तेल मिलने की संभावना है। कावेरी एवं गोदावरी बेसिन में भारी दबाव से खनिज तेल व प्राकृतिक गैस के भंडार दलदली भागों में मिले हैं। इनका अब विशेष विधि से विदोहन किया जा रहा है। तट के निकट पाई जाने वाली बालू मिट्टी में मोनोजाइट, इल्मेनाइट केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटीय भागों में की प्राप्ति होती है। इन क्षेत्रों से प्राप्त कंकड़ और बालू पत्थर का उपयोग निर्माण कार्यों के लिए किया जा सकता है। महासागरीय जमावों के अंतर्गत सागरीय जीवों के अवशेष के रूप में शैल, मूंगा, मोती, मुक्तासुक्ति आदि पाए जाते हैं। उत्तरी अंडमान द्वीपों के भागों में बेरियम, तांबे के सांद्र जमाव और फॉस्फेट के भंडार पाए जाते हैं। यहाँ खनिज तेल के संभावित क्षेत्र भी पाए गए हैं। महासागर के अनेक भागों में लगभग करोड़ वर्ग किमी क्षेत्र में मैंगनीज, तांबा, कोबाल्ट की प्राप्ति की संभावनाएं हैं। पाक जल विभाजक मुहाना और मन्नार की खाड़ी में मोती देने वाली मछलियां, घोंघा तथा समुद्री तटों पर नमक की प्राप्ति होती है। खनिज संसाधनों का दोहन। खनिजों का दोहन उनके आर्थिक महत्व को देखते हुए लाभ के लिए किया जाता है। इसलिए उनके उत्खनन के लिए अनेक प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं, जिनमें प्रमुख हैं खुला उत्खनन। ये सतहों से खनिजों को प्राप्त करने की सरलतम एवं निम्न लागत वाली प्रणाली है। इस विधि में तब तक खुदाई की जाती है जब तक कि खनिजों के टुकड़े नहीं मिलते। चट्टानों को ढहाना यथा चूना पत्थर, आग्नेय चट्टान आदि का कार्य इसी पद्धति के अंतर्गत होता है। भूमिगत उत्खनन। यदि अयस्क सतह से काफी गहरे हों तो भूमिगत उत्खनन विधि का उपयोग किया जाता है। यदि नमक, पोटाश या सल्फर आदि जल में घुल जाते हैं तो खनिजों को पंप की सहायता से सतह पर लाया जाता है और वहां जल को वाष्पीकृत कर खनिज को प्राप्त कर लिया जाता है। स्थानीय उत्खनन। जलोढ़ भंडारों से खनिजों को निकालने के लिए स्थानीय उत्खनन विधि का उपयोग किया जाता है। जलोढ़ को पहले जल में मिश्रित किया जाता है और उसमें से धीरे धीरे बालू, कीचड़, धूल और पत्थरों को अलग किया जाता है और उन्हें साफ किया जाता है। अच्छे गुरुत्वीय मान वाले भारी अयस्क सबसे अंत तक पानी में बने रहते हैं और इनको निकालने के बाद विभिन्न अयस्कों को अलग किया जाता है। खनिज उद्योग की समस्याएं एवं समाधान के उपाय। खनिज पदार्थों में देश सामान्यतः धनी कहा जा सकता है, किंतु भारत में खनिज पदार्थों को निकालने में कई असुविधाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं। यहाँ कुछ ही समय पूर्व तक अधिकांश खनिज पदार्थ मैंगनीज, अभ्रक, क्रोमाइट, मैग्नेसाइट, काइनाइट और इल्मेनाइट निर्यात करने हेतु निकाले जाते रहे हैं। इससे देश को आर्थिक हानि उठानी पड़ी है, क्योंकि इन्हें विश्व प्रतिस्पर्धा में सस्ते दामों पर बेचना होता है। यद्यपि देश में खाने बहुत हैं, किंतु उनका संचालन सुव्यवस्थित नहीं है। ज्यों-ज्यों गहराई बढ़ती जाती है, दूसरी खानें खोद ली जाती हैं। इसमें अधिकांश शेष खानों को यूं ही छोड़ दिया जाता है। जलमार्गों के अपर्याप्त विकास के कारण अधिकतर खनिज पदार्थों की ढुलाई रेलें, ट्रेन्स ही करती हैं, अतः वे महंगे पड़ते हैं। नए व संभावित भागों में खनिज पदार्थों की खोज बहुत धीमी गति से की जाती रही है, विशेषत राजस्थान, ओडिशा, असम आदि राज्यों में।
खनिज पदार्थों को निकालने की समुचित नीति का पुनर्तः लागू न किया जाना, खनिजों के पूर्ण उपयोग करने के साधनों की कमी, खानों पर राज्य का नियंत्रण, खनिजों की बिक्री संबंधी सुविधाओं का अभाव, शिक्षित और प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी तथा आधुनिक यंत्रों का खनिज निकालने में अपर्याप्त प्रयोग व अन्य असुविधाएं हैं। उपर्युक्त असुविधाओं एवं कठिनाइयों को दूर करने हेतु निम्न उपाय काम में लाने चाहिए। उचित अन्वेषण और निरीक्षण के उपरांत देश की खनिज संपत्ति का नियमित तथा आयोजित उपभोग होना चाहिए। देश की खनिज संपत्ति को पूरी तरह प्रयोग में लाने के लिए आयात निर्यात दोनों पर ही भारी कर लगा देना चाहिए। इस हेतु कच्चा मैंगनीज, क्रोमियम, अभ्रक, टाइटेनियम, फॉस्फेट तथा अग्नि प्रतिरोधक मिट्टियों का निर्यात सर्वथा रोककर देश की खानों की उन्नति की जाए। जिस गति से खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं अथवा उनका अनियोजित उपयोग होता है, उसे देखकर भूवैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में इन पदार्थों की कमी पड़ सकती है। अतः यह आवश्यक है कि इस संपत्ति का संरक्षण हो और उचित उपयोग किया जाए। देश में ऐसे नए आधारभूत उद्योगों का विकास किया जाए जिनमें खनिजों का प्रायः नियमित उपयोग होता रहे तथा खनिज व्यवसाय पनप सके। देश के विभिन्न भागों में जहां यातायात की असुविधा है, सस्ती व नवीन यातायात प्रणाली का विकास किया जाए। अधातु एवं नाशवान खनिजों के स्थानापन्न खोजे जाएं, जिससे हमें विदेशों पर आश्रित न रहना पड़े अथवा न्यूनतम आश्रित रहना पड़े। इसके अतिरिक्त वर्तमान में धातुओं के उपयोग की विभिन्न क्रियाएं ज्ञात की जाएं। अनार्थिक खदानों को राज्य द्वारा बंद कर दिया जाना चाहिए और खनिज व्यवसाय कुशल और शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में रहे। भारत के खनिज संसाधन। भारत में खनिजों के उत्पादन एवं वितरण का विस्तृत विवरण इस प्रकार है। धात्विक खनिज लौह वर्ग। लोहा भारत लौह अयस्क के भंडारण और उत्पादन की दृष्टि से विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत उत्तम किस्म के लोहे के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। इस प्रकार का लोहा प्रायः धारवाड़ की जल्स एवं आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। लौहांश की मात्रा के आधार पर लौह अयस्क को 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। 1. मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का अयस्क है। ये काले रंग का चुंबकीय लोहे का ऑक्साइड होता है। इसमें लोहा का अंश 70% तक पाया जाता है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग और हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में धारवाड़ व कुरपा आग्नेय चट्टानों में इसके भंडार मिलते हैं। 2. हेमेटाइट लगभग 65% लौहांश वाला लाल एवं भूरे रंग का लोहे का ऑक्साइड होता है। जल्स चट्टानों में पाया जाने वाला यह अच्छी किस्म का लोहा होता है। यह अयस्क संयुक्त राज्य अमेरिका के सुपीरियर लेक क्षेत्र में, कनाडा के क्यूबेक में, ब्राजील, रूस, लाइबेरिया, चीन और स्पेन में पाया जाता है। भारत में यह कुरपा और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। झारखंड, सिंहभूम, उड़ीसा, मयूरभंज, क्योंझर, तलचर, छत्तीसगढ़, बैलाडीला, राजघाट, कर्नाटक, बेल्लारी, चिकमंगलूर, शिमोगा, गोवा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, भीलवाड़ा, असम, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर में भी इसके भंडार पाए जाते हैं। 3. लिमोनाइट भूरे रंग का लगभग 10 से 40% लौहांश वाला अयस्क है जो भारत में परतदार चट्टानों में पाया जाता है। भारत में पम, बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र, उत्तराखंड में गढ़वाल, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर तथा हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी में इसके भंडार सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। 4. सिडेराइट का रंग भूरा और पीला होता है।
इसमें लौहांश 40 से 50% तक पाया जाता है। इसे लौह कार्बोनेट भी कहा जाता है क्योंकि यह लोहे और कार्बन का मिश्रण होता है। 5. डॉट लेटेराइट चट्टानों के अपक्षय के फलस्वरूप जब उसमें लवणयुक्त मिट्टी एवं सिलिका बहकर चली जाती है तो उसमें एल्यूमिनियम एवं लोहे का अंश बचा रह जाता है। उनके संकेंद्रण से लेटेराइट लोहे का निर्माण होता है। इसका रंग भूरा होता है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु राज्य के कुछ भागों में मिलता है। वितरण। भारत में लौह अयस्क मुख्यतः प्राचीन धारवाड़ चट्टानों में मिलता है। लौह अयस्क की खानें कर्नाटक की बाबाबुदान पहाड़ियों से लेकर मध्य प्रदेश और झारखंड उड़ीसा की किरीबुरू पहाड़ियों तक फैली हैं। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला में भी लौह अयस्क का भंडार है। कुरपा और गोंडवाना आदि चट्टानों में भी लौह अयस्क के भंडार हैं। विभिन्न राज्यों में निम्न स्थानों पर लौह अयस्क पाया जाता है। कर्नाटक चिकमंगलूर, बाबाबुदान पहाड़िया, कुद्रेमुख भंडार, वेल्लरी एवं होस्टपेट, संदूर श्रेणी। उड़ीसा मयूरभंज, बादाम पहाड़, कैझर, बंसपानी व डोडा, कटक, तोमका श्रेणी, सुंदरगढ़, कंदाधार पहाड़, बोनाईगढ़ श्रेणी, संबलपुर तथा कोरापुट जिला, हीरापुर पहाड़ी। कुल लौह उत्पादन का 22%। छत्तीसगढ़ बस्तर, बइलाडला, दुर्ग, दिल्ली राजहारा, बिलासपुर, जगदलपुर, रायगढ़ व सरगुजा। कुल लौह भंडार का 20%। गोवा, उत्तरी गोवा, पिरना, अडोलवेल, असनोरा, सेंक्यूलिम, ओंडा, कुंदेन, सुरला तथा सिरोगांव, बिहोलिया, डालडा। झारखंड, कुल लौह अयस्क का 25%। सिंहभूम, नोआमुंडी, डाल्टनगंज, धनबाद, हजारीबाग, रांची व संथाल परगना। महाराष्ट्र, चंद्रपुर व रत्नागिरी। तमिलनाडु, कोयम्बटूर, उत्तरी सरकोट, मदुरई, सलेम, तिरुनलवेली। आंध्र प्रदेश, अनंतपुर, कुडप्पा, गुंदूर, खम्मन, कुर्नूल, नेल्लोर। राजस्थान, अलवर, बूंदी, भीलवाड़ा, जयपुर, सीकर व उदयपुर। उपयोग। भारत में लौह अयस्क का उपयोग मुख्यतः लौह इस्पात उद्योग तथा सीमेंट उद्योग में होता है। अभियांत्रिकी उद्योग भी कच्चे माल के लिए लौह अयस्क पर आश्रित है। व्यापार। भारत विश्व के शीर्ष लौह निर्यातक देशों में शामिल है। यहाँ से जापान, जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, इटली, श्रीलंका, म्यांमार आदि देशों को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता, उड़ीसा में पारादीप, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और गोवा में मरमगांव बंदरगाह लौह अयस्क के प्रमुख निर्यातक केंद्र है। मैंगनीज। भारत में विश्व का 5वां भंडार तथा छठा बड़ा उत्पादक है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाने वाली मैंगनीज एक महत्वपूर्ण धात्विक खनिज है जिसका उपयोग लोहे से इस्पात बनाने, रसायन उद्योगों, शीशे और मिट्टी के बर्तनों पर रंग चढ़ाने में किया जाता है। मैंगनीज के मुख्य अयस्क साइलोमेलीन, ब्रोनाइट, पाइरोलुसाइट और क्रिप्टोमेलीन आदि हैं। इनमें मैंगनीज का अंश 45 से 62% तक होता है। भारत में मैंगनीज का वितरण निम्नलिखित स्थानों पर है। उड़ीसा, क्योंझर, सुंदरगढ़, कोरापुट, कालाहांडी। महाराष्ट्र, नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी। मध्य प्रदेश, बालाघाट, छिंदवाड़ा। कर्नाटक, वेलारी, वेलगांव, शिमोगा। आंध्र प्रदेश, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, कुडप्पा, विजयनगरम व गुदूर। क्रोमाइट।
ये क्रोमियम धातु का एकमात्र खनिज अयस्क है। क्रोमाइट भूरे काले रंग का खनिज है। यह एक लौहवर्गीय धात्विक खनिज है जिसका उपयोग इस्पात के निर्माण में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में होता है। विश्व में क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश दक्षिण अफ्रीका है। भारत में कुल उत्पादन का 99% उड़ीसा राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है। उड़ीसा कटक, ढेंकनाल, क्योंझर। कर्नाटक हासन। झारखंड सिंहभूम। महाराष्ट्र रत्नागिरी। तमिलनाडु सलेम। आंध्र प्रदेश बम्बात। मणिपुर तंगलांग, उखरुल। धात्विक खनिज लौह वर्ग। बॉक्साइट एक गैर लौह धात्विक खनिज है जो एल्यूमिनियम के निर्माण में सहायक होता है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में प्राप्त की जाती है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट के अतिरिक्त कार्यलाइट, कोरंडम और केयालिन आदि धातुओं से भी निकाला जाता है। वर्तमान समय में भारत बॉक्साइट उत्पादन में विश्व में 5 स्थान पर है, परंतु बॉक्साइट के समग्र संचित भंडार में भारत का स्थान विश्व में 10वां है। भारत में बॉक्साइट के प्रमुख स्रोत निम्न हैं। उड़ीसा बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम स्थान 50%। गुजरात भावनगर व जूनागढ़, अमरेली, खेड़ा, साबरकांठा। झारखंड दुमका, गुमला, लोहरदगा, पलामू व रांची। महाराष्ट्र कोल्हापुर, पुणे, रत्नागिरी, सतारा व ठाणे। छत्तीसगढ़ मैकौले श्रेणी, अमरकंटक पठार, बिलासपुर, रायगढ़ व सरगुजा। तमिलनाडु मदुरई, नीलगिरी व सलेम। मध्य प्रदेश बालाघाट, जबलपुर, कटनी, मंडला व शहडोल। आर्थिक उपयोग। बॉक्साइट का सर्वाधिक आर्थिक महत्व यह है कि इससे एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। एल्यूमिनियम का उपयोग वायुयान निर्माण, विद्युत तार निर्माण, कई छोटी बड़ी मशीनों एवं औजारों के निर्माण तथा सीमेंट निर्माण में भी होता है। सोना। प्राचीन काल से ही सोने का उपयोग आभूषणों तथा सिक्के बनाने के रूप में मनुष्य द्वारा किया जाता था, परंतु आज सोने का विश्व की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। सोना कभी भी शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं होता, बल्कि इसमें चांदी या अन्य धातुओं के अंश मिले रहते हैं। यह आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों शिरा प्रस्तरों में पाया जाता है तथा नदियों की बालू में प्लेसर निक्षेप से निकाला जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सोना भंडारक देश ऑस्ट्रेलिया है। भारत में उत्पादित सोने का लगभग 90% कर्नाटक राज्य से आता है। भारत में सोना भंडार के प्रमुख केंद्र निम्न हैं। कर्नाटक कोलार खान, मैसूर, धारवाड़, हासन, हट्टी खान, रायचूर जिला। आंध्र प्रदेश रामगिरी खान, अनंतपुर जिला, चित्तूर, कुर्नूल। प्लेसर अथवा जलोढ़ सोना, नदी के बालू व अवसादी निक्षेप से प्राप्त सोना। स्वर्णरेखा नदी, झारखंड, लोवा, सिंहभूमी जिला, छोटा नागपुर, द्रास, जम्मू व कश्मीर, शिमला, बिलासपुर, केरल की नदियों में बालाघाट, बस्तर, रायगढ़, रायपुर, पुरुलिया आदि। आर्थिक उपयोग। मुद्रा विनिमय के रूप में इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होता है। इसका उपयोग विविध प्रकार के आभूषण निर्माण में होता है। औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग कृत्रिम दंत निर्माण, रासायनिक उद्योग, घड़ी निर्माण, एक्स-रे संयंत्र, फोटोग्राफी, औषधि निर्माण, ऊष्मा संयोजन आदि में होता है। चांदी। चांदी एक सफेद चमकीली बहुमूल्य वस्तु है जिसका सोने के बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है।
चांदी जिन अयस्कों से मिलती है उनके नाम है स्टेफेनाइट, एजेंटाइट, प्रोस्टाइट और पायरेजाइट। मेक्सिको विश्व में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करने वाला देश है। भारत में चांदी के अयस्क बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं। राजस्थान एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पृथक रूप से चांदी का भंडार मिलता है। आर्थिक उपयोग चांदी का उपयोग मुख्य रूप से आभूषण निर्माण में होता है। अपेक्षाकृत सस्ता होने के कारण भारत में जनसाधारण के बीच चांदी के आभूषण ही सर्वाधिक प्रचलित है। उसका उपयोग बर्तन बनाने तथा औषधि निर्माण में होता है। इससे कृत्रिम दांत का निर्माण भी किया जाता है। तांबा। तांबा एक गैर लौहिक वर्ग का धात्विक खनिज है। इसकी प्राप्ति आग्नेय, रूपांतरित तथा अवसादी प्रकार की चट्टानों से होती है। ये सल्फाइड, ऑक्साइड, क्लोराइड या कार्बोनेट आदि रासायनिक वस्तुओं की चट्टानों में मिश्रित रूप में मिलता है। तांबा प्रस्तर में तांबे का अंश 3% से 6% तक होता है। विद्युत सुचालकता, नम्यता, गलनशीलता आदि गुणों के कारण प्राचीन काल से ही मानव विविध रूपों में तांबे का उपयोग करता आ रहा है। वितरण। भारत में तांबा अनेक प्रकार की शैलों में नसों के रूप में मिलता है। दक्षिणी प्रायद्वीप में कुरपा, बिजावर तथा अरावली युग की प्राचीन रवेदार शैलों और उत्तरी भारत में कायांतरित शैलों में बहुधा सल्फोइड के रूप में पाया जाता है। भारत में तांबे का वितरण निम्न स्थानों पर है। मध्य प्रदेश तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तारेगांव क्षेत्र, मलाजखंड व बालाघाट जिला, बैतूल जिले का बड़गांव क्षेत्र। राजस्थान तांबे का सर्वाधिक भंडार व दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक। खेतरी सिंघाना क्षेत्र, झुंझुनू, कोहदरीबा, अलवर, दिलवाड़ा किरोवली क्षेत्र, उदयपुर। झारखंड तांबे का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक। हजारीबाग, संथाल। परगना, पलामू। आर्थिक उपयोग। तांबे का उपयोग पीतल, कांसा और वलित सोना के निर्माण में, बर्तन निर्माण में, सिक्का निर्माण में, सुचालक होने के कारण विद्युत तार और विद्युत उपकरण के निर्माण में, टेलीफोन उपकरण तथा टेलीग्राफ के तार के निर्माण में, रेल निर्माण तथा जलयान के निर्माण में, रासायनिक उद्योग में तथा आयुध निर्माण में इसका महत्वपूर्ण उपयोग होता है। सीसा। ये प्रायः मुक्त अवस्था में प्राप्त नहीं होता तथा यह मोलिब्डेन, तांबा, सोना, सुरमा आदि अन्य धातुओं के साथ मिश्रित रूप में मिलता है। ये प्रायः परतदार चट्टानों की नसों के रूप में पाया जाता है। गैल्ना इसका सर्वप्रमुख अयस्क है। ये बिजली का कुचालक है, अतः इसका उपयोग रेल के इंजन, मोटरकार, कारतूस, बैटरी, हवाई जहाज, टाइपराइटर, वाद्य यंत्र, मशीनें, छापखाने के टाइप, बंदूक की गोलियां, बिजली के तार, रंग रोगन, संवाद वाहक तार तथा अन्य रासायनिक पदार्थों के बनाने में होता है। वितरण। देश में सीसे का उत्पादन झारखंड के हजारीबाग जिले में, राजस्थान के उदयपुर और जयपुर जिलों में तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर और दतिया तथा छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिलों में होता है, किंतु व्यापारिक दृष्टि से लाभदायक ढंग से चलने वाली खाने राजस्थान में उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर जावर स्थान पर है। यहाँ सीसा निकालने का कार्य हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी करती है। जस्ता। जस्ता भी प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं मिलता। ये सीसा की भांति अवसादी शैलों की नसों में मिलता है। जस्ता अधिक मात्रा में जस्ते की सल्फाइड से प्राप्त होता है, किंतु यह अन्य कच्ची धातुओं से भी, केलेमीन, जिंकाइट, विलेमाइट, हेमिमोर्फाइट प्राप्त होता है। इसका प्रयोग शुष्क बैटरियों, सफेद रंग द्रव्य, इलेक्ट्रोड, वस्त्र उद्योग, डाई कोस्टिंग, रबर उद्योग आदि में किया जाता है।
जस्ते का प्रमुख राज्य राजस्थान 99% है। भारत अपनी आवश्यकता का 80% जस्ता आयात करता है। वेनेडियम, पेट्रोनाइट, पेट्रोनाइट, वेंडाइनाइट, वेनेडाइनाइट, रोजकोलाइट, रोस्कोइलाइट और कार्नोटाइट, कार्नोटाइट इसके अयस्क हैं। ये धातु विभिन्न प्रकार के मिश्रित इस्पातों का निर्माण करने में सहायक होती है। इसका उपयोग पेंट करने और रंगने में किया जाता है। यह उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में मिलता है। मोलिब्डेन, यह मोलिब्डेन नामक अयस्कों से प्राप्त होता है। ये ग्रेनाइट पर्वतों की क्वार्ट्ज शिराओं में पाया जाता है। विशेष प्रकार के इस्पात बनाने में प्रयोग किए जाने वाले मुलायम एवं भूरे रंग के इस खनिज का अन्य उपयोग इलेक्ट्रॉनिक लैंप, स्थिर चुंबक और अन्य वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। भारत में इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कन्याकुमारी, मेघालय, बिहार, राजस्थान तथा कर्नाटक है। टंगस्टन, ये स्वतः कठोर होने वाला खनिज है। इसका प्रयोग इस्पात उद्योग, युद्धोपकरण, कवच, छद्म, तोप, कठोर पदार्थों को काटने वाले उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। भारत टंगस्टन के आत्मनिर्भर नहीं है। इसके प्रमुख स्रोत राजस्थान, देगाना, पश्चिम बंगाल, बांकुड़ा जिला, महाराष्ट्र, सकोली बेसिन, नागपुर जिला, मैसूर जिले की कोलार खान है। अधात्विक खनिज, अभ्रक यह अधातु खनिज है तथा आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों से इसकी प्राप्ति होती है। प्रायः ये काले अथवा सफेद टुकड़ों के रूप में मिलता है। ये पारदर्शी, हल्का व चमकदार खनिज है। अभ्रक की 3 मुख्य किस्में हैं। 1. श्वेत अभ्रक, ये रूबी अभ्रक भी कहलाता है। सफेद धारियों वाला यह अभ्रक उच्च किस्म का होता है। 2. पीत अभ्रक, इसे फ्लोगोवाइट कहते हैं। 3. श्याम अभ्रक, इसे बायोटाइट कहते हैं। बायोटाइट अभ्रक का रंग हल्का गुलाबी होता है। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। देश के उत्पादन का अधिकांश भाग विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है। झारखंड, आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान क्रमशः इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं और भीलवाड़ा जिला अभ्रक उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र है। भारत में अश्वक उत्पादन के प्रमुख केंद्र निम्न हैं। आंध्र प्रदेश, भारत के कुल उत्पादन का 71% हिस्सा, नेल्लोर, कृष्णा, खंभन, विशाखापट्टनम, पश्चिमी गोदावरी। राजस्थान अजमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर, सीकर, टोंक, उदयपुर। झारखंड धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, रांची, सिंहभूमि, कोडरमा। बिहार गया, मुंगेर, भागलपुर। आर्थिक उपयोग, इसका उपयोग मुख्यतः विद्युत उद्योग, रेडियो तथा वायुयान निर्माण में होता है। उद्योगों में अभ्रक के छोटे छोटे टुकड़ों का उपयोग माइकेनाइट के रूप में होता है। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी तन्यता है, जिसके कारण इसे किसी भी वस्तु पर परत के रूप में चढ़ाया जा सकता है। अपनी इस विशेषता के कारण इसे नेत्ररक्षक चश्मों, मकानों की खिड़कियों, सजावट के सुंदर कागज, लालटेन की चिमनियों और खपरेलों के निर्माण कार्य में किया जाता है। डोलोमाइट, ये रंगीन, सफेद तथा कभी-कभी गुलाबी रंग में पाया जाता है। इससे मैग्नीशियम व कैल्शियम कार्बोनेट की प्राप्ति होती है। झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात के भावनगर तथा वडोदरा जिलों में मिलता है। उड़ीसा व छत्तीसगढ़ डोलोमाइट उत्पादक के प्रथम और द्वितीय सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं।
चूना पत्थर। ये कैल्शियम कार्बोनेट अथवा मैग्नीशियम और कैल्शियम के द्वित्व के रूप में प्राप्त होता है। भारत में कई स्थानों पर चूने का पत्थर प्राप्त होता है। चूना पत्थर के भंडार से ही फास्फोरस, सल्फर, एल्यूमिना और सिलिका की भी प्राप्ति होती है। इसके प्रमुख उत्पादक केंद्र राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र आदि में है। मैग्नेसाइट। ये प्रायः आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है तथा मैग्नीशियम का महत्वपूर्ण खनिज है। वितरण। तमिलनाडु, उत्तराखंड, कर्नाटक, बिहार और राजस्थान में। आर्थिक उपयोग। इसका उपयोग इस्पात एवं लौह उद्योग, तापरोधक ईंटें तथा तरल कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में किया जाता है। काइनाइट। काइनाइट एल्यूमिनियम सिलिकेट वर्ग का एक खनिज है। इसकी प्राप्ति आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों से होती है। झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक में हासन, मैसूर और चित्रदुर्ग जिले प्रमुख काइनाइट उत्पादक हैं। इसका प्रयोग धातुकर्म, मृत्तिका, रिफैक्टरी, सीसा व विद्युत उद्योग में किया जाता है। भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सिलिमेनाइट। यह एल्यूमिनियम का सिलिकेट है, जिसका सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। मेघालय, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, झारखंड में भी मिलता है। इसकी मुख्य विशेषता है कि यह उच्च तापमान में भी टिक सकता है। ग्रेफाइट। कायांतरित शैलों में मिलने वाली कार्बनिक संरचना में ग्रेफाइट की प्राप्ति होती है। इसे काला सीसा या प्लम्बगो भी कहा जाता है। इसका उपयोग पेंसिलों की लेड बनाने तथा परमाणु शक्ति के रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड व राजस्थान इसके उत्पादक क्षेत्र हैं। जिप्सम। जिप्सम एक हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट है, जो साधारणतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। यह उर्वरक, सीमेंट, गंधक आदि के निर्माण में उपयोगी तत्व है। इसकी प्राप्ति अवसादी चट्टानों में होती है। इसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान 90% में किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गुजरात, उत्तराखंड व आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। हीरा। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप एवं प्रकृति का सबसे कठोर तत्व माना जाता है। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भारत के गोलकुंडा, आंध्र प्रदेश की खान से ही निकाला गया था। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश हीरा उत्खनन की दृष्टि से देश का सबसे प्रमुख राज्य है। यहाँ पन्ना तथा सतना जिले में हीरे की कई महत्वपूर्ण खानें हैं। प्री कैम्ब्रियन काल की जीवाश्मरहित विंध्यन शैलों की नसों में मिलने वाला यहाँ का हीरा काफी मूल्यवान माना जाता है। लवण। साधारण नमक। नमक सोडियम तथा क्लोराइड से बना होता है। ये प्रमुखतः समुद्र तथा खारी झीलों से प्राप्त किया जाता है। नमक को अनेक तरह से उपयोग में लाया जाता है। ये रासायनिक पदार्थों, रंग, कांच, खाद, स्टार्च आदि उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग सोडियम सल्फेट, कास्टिक सोडा, नमक का तेजाब, सोडियम व क्लोरीन बनाने तथा चमड़ा रंगने, मछलियां सुखाने तथा ब्लीचिंग पाउडर तैयार करने में भी होता है। इसका उपयोग सर्वाधिक 30-40% सोडा ऐश बनाने में किया जाता है। उत्पादन की आवश्यक परिस्थितियां। खारे जल की उपलब्धता अर्थात खारे पानी की झीलों, कुओं तथा समुद्र तट का लोगों से सामीप्य। शुष्क ऋतु अर्थात कम वर्षा, तीव्र पवनें तथा कड़ी धूप।
तीव्र वाष्पीकरण, जो कि शुष्क ऋतु तथा तीव्र धूप में अधिक संभव है। नमक निर्माण की परिस्थितियों के लिए शुष्क ऋतु, कम वर्षा तथा औसत आर्द्रता का होना आवश्यक है। ये मौसमी प्रवृत्तियां कुछ प्रमुख स्थानों पर पाई जाती हैं। गुजरात का सौराष्ट्र तट तथा महाराष्ट्र तट। आंतरिक क्षेत्रों में सांभर, पंचभद्रा, डीडवाना आदि झीलें। कोरोमंडल तट तथा कुमारी अंतरीप व नागपट्टनम। आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र नेल्लोर, गोपालपुर के मध्यवर्ती क्षेत्र। सौराष्ट्र तट पर सर्वाधिक नमक उत्पादन किया जाता है, अर्थात 200 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर। नमक की प्राप्ति। समुद्र। नमक उत्पादन हेतु समुद्र सबसे बड़ा स्रोत है। भारत में 70% नमक का उत्पादन समुद्र तटीय क्षेत्रों में होता है। खनिज लवण। यह विशेष चट्टानों में उपलब्ध होता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में इसके सर्वाधिक क्षेत्र मिलते हैं। आंतरिक झीलें। राजस्थान की सांभर झील भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील है। अधोभूमि लवण। भारत में भूमि के नीचे मिलने वाला नमक राजस्थान के भरतपुर तथा तमिलनाडु जिलों में पाया जाता है। कच्छ का रण इसका सबसे बड़ा स्रोत है। आर्थिक उपयोग। ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण। इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने, इस्पात को मुलायम बनाने, पटाखे बनाने, दियासलाई व कांच बनाने में होता है। ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण। स्रोत के आधार पर। परंपरागत, गैर परंपरागत। सतत उपलब्धता के आधार पर। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। उत्पत्ति के आधार पर। जीवाश्म। जीवाश्म। परमाणु ऊर्जा। हाइड्रोजन। सौर ऊर्जा। पवन ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा। समुद्र तापीय ऊर्जा। ऊर्जा। तरंग ऊर्जा। बेरिलियम। इसका उपयोग नाभिकीय शक्ति उत्पादन में मंदक के रूप में किया जाता है। राजस्थान, उदयपुर, डूंगरपुर एवं अजमेर जिले, तमिलनाडु, बिहार, गया जिले, झारखंड, हजारीबाग व कोडरमा जिले, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, नेल्लोर जिले तथा जम्मू कश्मीर आदि राज्यों से बेरिलियम प्राप्त होता है। ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज। सभी प्रकार के ऊर्जा संसाधनों को सामान्यतः 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। 1. गैर व्यापारिक और 2. व्यापारिक। गैर व्यापारिक संसाधनों में जला और लकड़ी, फायरवुड, वनस्पति के व्यर्थ पदार्थ, एग्रीकल्चरल वेस्ट, कंडे, काउडुंग आदि सम्मिलित किए जाते हैं। व्यापारिक ऊर्जा संसाधनों में कोयला, तेल, गैस, परमाणु ईंधन, पवन चक्की, ज्वार भाटा शक्ति, सौर ऊर्जा सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें से कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस एवं आणविक खनिज परंपरागत ऊर्जा के नाशवान संसाधन माने जाते हैं, जबकि सौर ऊर्जा, बायोगैस, जल विद्युत, पवन, ज्वार व भूतापीय ऊर्जा सतत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन माने जाते हैं। कोयला, कोल। वर्तमान समय में ऊर्जा में कोयले का अंशदान 53%, लिग्नाइट 1.7%, गैस -6.6%, तेल 0.1%, जल विद्युत -12.2%,
नाभिकीय ऊर्जा -1.8% तथा अक्षय ऊर्जा स्रोतों रेस से 24.8% ऊर्जा प्राप्त की जाती है। कोयले का उपयोग बड़े कारखानों एवं ताप विद्युत में सबसे अधिक होता रहा है। भारत का सकल अनुमानित कोयला भंडार अभी लगभग 319.2 बिलियन टन है। संपूर्ण पश्चिमी भारत पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिमी घाट का बृहद प्रदेश और सुदूर पूर्वी हिमालय एवं पर्वतीय भाग में जलशक्ति के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है। ये सभी राज्य कोयला क्षेत्रों से काफी दूर हैं। इन राज्यों में भविष्य में विकास इस बात पर निर्भर करता है कि जल विद्युत शक्ति का विदोहन कहां तक किया जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में जल शक्ति और कोयला दोनों की उपलब्धता के कारण इन राज्यों में शक्ति का अधिकतम उत्पादन जल एवं ताप शक्ति के समन्वय से संभव है। पश्चिम बंगाल एवं झारखंड में कोयले की उपलब्धता के कारण अधिक कोयला ताप शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ अधिक मात्रा में विद्युत का उत्पादन कर उसे पड़ोसी राज्यों को बेचा जा सकता है। गुजरात, हरियाणा और राजस्थान राज्य शक्ति के संसाधनों में दरिद्र हैं। ये कोयला क्षेत्रों तथा जल शक्ति क्षेत्रों से दूर पड़ते हैं। इनमें अणुशक्ति का विकास आवश्यक है। गुजरात एवं राजस्थान में खनिज तेल व प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार है एवं अब राजस्थान में लिग्नाइट के पर्याप्त भंडार पाए गए हैं। अतः यहाँ ताप शक्ति का अधिक उपयोग किया जा सकता है। कोयला औद्योगिक ऊर्जा व कच्चे माल के रूप में काम में आता है। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस एवं कोयला आधुनिक रसायन उद्योगों के आधार हैं। अतः ईंधन, ऊर्जा एवं कच्चे माल के रूप में भी बढ़ते हुए उपयोग हेतु इनका विकास अनिवार्य है। वर्तमान में बढ़ते हुए विद्युत उपभोग को दृष्टिगत रखते हुए विकसित देशों की भांति अनुकूल क्षेत्रों में जल विद्युत व आणविक विद्युत का विकास किया जा रहा है। कोयला संसाधन भारत में शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। कोयला उत्पादन में चीन व अमेरिका के बाद भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। कोयले की किस्में। रासायनिक सम्मिश्रण की दृष्टि से भारत में कई प्रकार का कोयला प्राप्त होता है। भूरा कोयला, लिग्नाइट, निम्न श्रेणी के इस कोयले में कार्बन का अंश 45 से 55%, जल का अंश 20 से 35% और वाष्पीय पदार्थ 35 से 40% तक होता है। बिटुमिनस कोयला, बिट्यूमिनस कोल, मध्यम श्रेणी का ये कोयला गोंडवाना काल की कई शिलाओं में मिलता है। इसका रंग काला होता है और जलते समय इससे धुआं कम उठता है। इसमें कार्बन का अंश 60 से 80%, जल का अंश 5% और वाष्पीय पदार्थ का अंश 20 से 35% तक होता है। भारत में अधिकांशतः बिटुमिनस कोयला ही मिलता है। एंथ्रासाइट कोयला, एंथ्रासाइट कोल, सबसे उत्तम श्रेणी के इस कोयले में जलते समय धुआं नहीं निकलता। इसकी ज्वाला नीली और तेज प्रकाश वाली होती है और अधिक गर्मी देती है। इस प्रकार का कोयला कश्मीर राज्य में मिलता है। इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95%, जल का अंश 2 से 5% और वाष्पीय पदार्थ 10 से 25% तक होता है। भारतीय कोयले की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ कोल इन इंडिया। देश के अधिकांश कोयला क्षेत्रों का विकास पठारी भाग पर पूर्व कैम्ब्रियन काल में गोंडवाना श्रृंखला की गोनावकाना सिस्टम चट्टानों में हुआ। ऐसी चट्टानें झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में विभिन्न श्रेणी के नाम से जानी जाती हैं। दामोदर घाटी में विकसित हुई श्रेणी की ऊपरी परतें दामोदा एवं निचली परतें बाराकर श्रेणी कहलाती हैं। परमियन काल का बिटुमिनस कोयला इसी प्रकार रानीगंज श्रेणी के नाम से रानीगंज, झरिया,
बोकारो एवं कर्णपुरा क्षेत्रों में भी मिलता है। इसी प्रकार ऐसा कोयला आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र में वर्धा की घाटी में भी बिखरा हुआ पाया जाता है। भारत में पाया जाने वाले कोयले को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। 1. गोंडवाना कोयला क्षेत्र कुल संचित भंडार का 96% कोयला गोंडवाना काल का है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र लगभग 47,200 वर्ग किमी क्षेत्र में मुख्यतः दक्षिण के प्रायद्वीप पर दामोदर घाटी, सोन महानदी ब्राह्मणी घाटी, वर्धा गोदावरी इंद्रावती घाटी, नर्मदा घाटी, कोयल पंचकाहुन घाटियों में फैले हैं। गोंडवाना क्षेत्र के कोयला क्षेत्रों से अधिकांशतः बिटुमिनस कोयला मिलता है जो उच्च कोटि का कोकिंग कोयला होता है। इसी का उपयोग भारत के सभी इस्पात कारखानों में किया जाता है। गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत दामोदर घाटी के प्रमुख कोयला क्षेत्र निम्नलिखित हैं। रानीगंज क्षेत्र, रानीगंज कोलफील्ड, ये दामोदर नदी की घाटी में स्थित है। इससे कोयला निकाला जाना 1814 में आरंभ किया गया। इसका अधिकांश भाग बर्धवान जिले में है, किंतु सीमाएं बांकुड़ा, मानभूमि और संथाल परगना तक चली गई है। रानीगंज क्षेत्र में यद्यपि कोयला बाराकर और रानीगंज दोनों श्रेणियों की शिलाओं में पाया जाता है, यहाँ उच्च कोटि का स्टीम कोयला मिलता है। रानीगंज के कोयले में नमी तथा वाष्पीय अंश वॉलेटाइल मैटर अधिक पाया जाता है। इसमें नमी का प्रतिशत 7.0, उड़नशील पदार्थ 30.0, स्थिर कार्बन 55 और राख 12.0 होती है। बी. झरिया क्षेत्र, झरिया कोलफील्ड, ये देश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। रानीगंज क्षेत्र से यह 48 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। इस क्षेत्र का पता सन 1785 में लगा था। यहाँ से झारखंड के उत्पादन का 60% कोयला प्राप्त किया जाता है। इस क्षेत्र का कोयला बाराकर और रानीगंज दोनों परतों की जल शिलाओं से मिलता है। यहाँ के कोयले में 59% कार्बन, 29% उड़नशील तत्व, 12% राख और 2% नमी पाई जाती है। लगभग 90% कोकी कोयला झरिया की खानों से ही उत्पादित किया जाता है। सी. गिरिडीह क्षेत्र, गिरिडीह फील्ड, ये झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में स्थित है। ये शैलें बाराकर श्रेणी की हैं। यहाँ के कोयले की मुख्य विशेषता यह है कि इससे अति उत्तम प्रकार का स्टीम कोक तैयार होता है जो धातु शोधन के लिए उपयुक्त है। कोष्टक डी. बोकारो क्षेत्र, बोकारो फील्ड, ये झरिया के पश्चिम में 32 किलोमीटर दूर है और 2 भागों में बंटा है, पूर्वी बोकारो और पश्चिमी बोकारो। यहाँ भी कोक बनाने योग्य उत्तम कोयला मिलता है। कोयला बाराकर श्रेणी की शिलाओं में पाया जाता है। ए. कर्णपुरा क्षेत्र, करनपुरा फील्ड, यह क्षेत्र ऊपरी दामोदर की घाटी में बोकारो में स्थित है। इस क्षेत्र के 2 भाग हैं, उत्तरी और दक्षिणी कर्णपुरा। इसमें अच्छी किस्म का कोयला मिलता है जिसमें वाष्पशील अंश 27%, स्थिर कार्बन 64.5 और राख 8.5% है। 1. सोन घाटी कोयला क्षेत्र, सोन वैली कोलफील्ड, इस क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश के उमरिया, सुहागपुर, सिंगरौली छत्तीसगढ़ में तातापानी एवं रामकोला और झारखंड के औरंगाई, हुटार, डाल्टनगंज के क्षेत्र आते हैं। इन क्षेत्रों के कोयले में राख और वाष्प का अंश अधिक होता है। जी. महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, महानदी वैली कोलफील्ड, इस क्षेत्र के अंतर्गत ओडिशा के तलचर और संभलपुर क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के कोरबा, सोनहट, झिलमिली चिरमिरी, रामगढ़ हिंगरी तथा विश्रामपुर लखनपुर क्षेत्र मुख्य हैं। यहाँ के कोयले में नमी का अंश 12%, शुद्ध कोक का अंश 40%,
स्थिर कार्बन 49.7 से 52.3% और राख 10% तक होती है। यहाँ कोयले के कुल भंडार 71 करोड़ टन अनुमानित किए गए हैं। गोदावरी वर्धा घाटी के कोयला क्षेत्र, गोदावरी वैली कोलफील्ड, इसके अंतर्गत महाराष्ट्र में चंद्रपुर, बलारपुर, बरोरा, यवतमाल और नागपुर जिलों के तथा आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी, सस्ती और तंदूर कोयला क्षेत्र आते हैं। 1. सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, सतपुड़ा कोलफील्ड, इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ कोयला क्षेत्र आते हैं। मोहपानी क्षेत्र में नरसिंहपुर जिले में नर्मदा घाटी के दक्षिण में तथा सतपुड़ा के उत्तरी ढाल के तले में स्थित है। यहाँ 12 श्रेणी की शिलाओं में 4 तहें हैं, जिनमें से 2 लगभग 6 और 7.5 मीटर मोटी हैं। यहाँ 4 करोड़ मीट्रिक टन कोयले के जमाव होने का अनुमान है। 1. कान्हन घाटी क्षेत्र, कान्हान वैली कोलफील्ड, यह क्षेत्र छिंदवाड़ा जिले में कान्हन नदी की घाटी से पंचवटी तक फैला है। 2. तृतीयक टर्शियरी कोयला, ये कोयला तृतीयक युग के आधुनिकतम काल के शैलों में पाया जाता है। ये कोयला 15 से 60 मिलियन वर्ष पुराना है। इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। भारत के कुल कोयला उत्पादन में इसका अंश मात्र 2% है। इसमें कार्बन की मात्रा 30% से लेकर 50% तक होती है। ये कोयला अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, केरल, जम्मू व कश्मीर, नागालैंड, तमिलनाडु, नवेली, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल, जलपाईगुड़ी व दार्जिलिंग में पाया जाता है। कोयले का उपयोग एवं व्यापार, यूटिलाइजेशन ऑफ कोल एंड ट्रेड। भारतीय कोयले की सबसे अधिक मांग देश के उद्योगों एवं ताप विद्युत गृहों में होती है। भारत में उत्पादित कुल कोयले के 73.75% का उपयोग ताप विद्युत उत्पादन में, 7% का उपयोग लोहा इस्पात उद्योग में, 4% का सीमेंट उद्योग में, 2% का उर्वरक में तथा 13% कोयले का उपयोग अन्य विविध उद्योगों में किया जाता है। लगभग % कोयला निर्यात किया जाता है। कोयले के सुरक्षित भंडार, रिजर्व्स ऑफ कोल। भारत में कोयले के कितने भंडार सुरक्षित हैं, इसके संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि गोदावरी और महानदी के उत्तरी पश्चिमी छोरों के कोयला क्षेत्र लावा पठार की गहरी परतों के नीचे अज्ञात दबे पड़े हैं। पुनः झरिया, रानीगंज और पूर्वी छोर गंगा नदी की कछार के नीचे दबे पड़े हैं। अतएव भारत के संपूर्ण कोयला भंडार का अनुमान लगाना कठिन है। फिर भी भारत के भूवैज्ञानिकों के अनुसार है कि भारत में निम्न श्रेणी का कोयला तो काफी मात्रा में मौजूद है, किंतु धातु शोधन योग्य उत्तम कोयले का भंडार सामान्य है। भारतीय कोयला 45 से 50% उच्च श्रेणी का है। अतः सभी प्रकार का कोयला वर्तमान की खपत की दर एवं उसमें संभावित वृद्धि को देखते हुए आने वाले 130-150 वर्षों तक ही पर्याप्त होगा। खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस। भूगर्भिक स्थिति। विशेष भूवैज्ञानिक संरचना वाली अवसादी शैलों के जमाव के मध्य खनिज तेल पाया जाता है। अनेक बार खनिज तेल के साथ साथ प्राकृतिक गैस भी एवं कभी कभी ऐसे अनुकूल क्षेत्रों में मात्र प्राकृतिक गैस के ही जमाव पाए जा सकते हैं। खनिज तेल हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण होता है। तेल में 90 से 98% हाइड्रोकार्बन तथा शेष ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक और जैविक धातु यौगिक, ऑर्गेनिक मेटालिक कॉम्पाउंड होते हैं। वास्तव में करोड़ों वर्षों की अवधि में जीवों के बड़ी मात्रा में नदियों की घाटियों या सागरों में कीचड़, मिट्टी, बालू आदि में दबे रहने पर उन पर गर्मी, दबाव, रसायन, जीवाणु और रेडियो सक्रियता
आदि क्रियाओं के फलस्वरूप खनिज तेल की उत्पत्ति होती है। प्रायः सबसे ऊपर गैस पाई जाती है, उसके नीचे तेल और सबसे नीचे जल। तेल क्षेत्रों का वितरण। खनिज तेल के प्राप्ति स्रोतों की दृष्टि से भारत की स्थिति अभी संतोषजनक नहीं कही जा सकती, क्योंकि यहाँ के तेल स्रोत उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में असोम की मोडदार पर्वत श्रेणियों एवं पश्चिमी गुजरात के तट व कच्छ तक ही सीमित रहे हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र अपतटीय बंबई हाई एवं बसीम क्षेत्र है। यहाँ का वार्षिक उत्पादन देश के कुल उत्पादन का 35% तक है। तेल क्षेत्रों का विभिन्न राज्यों में निम्न प्रकार से वितरण पाया जाता है। ऊपरी असोम जो ब्रह्मपुत्र घाटी में फैला है, जिसमें नागालैंड, मिकिर की पहाड़ियां और मेघालय के उत्तरी पठार की सीमा सम्मिलित हैं, तथा दक्षिणी असोम सुरमा घाटी और त्रिपुरा प्रदेश, जिसमें दक्षिणी मेघालय पठार, कछार जिले, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा सम्मिलित है, के क्षेत्र में 60,000 वर्ग किमी। पश्चिम बंगाल क्षेत्र, जिसमें पश्चिम बंगाल के समीपवर्ती क्षेत्र, सुंदरवन और उड़ीसा के उत्तर पूर्वी और तटीय भाग सम्मिलित हैं। पश्चिमी हिमाचल प्रदेश क्षेत्र, जिसमें लघु हिमालय और अर्ध हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र सम्मिलित हैं। राजस्थान सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र, जिसमें अरावली के पश्चिम राजस्थान के क्षेत्र शामिल है। उत्तरी गुजरात क्षेत्र और दक्षिणी गुजरात मध्य प्रदेश क्षेत्र, जिसमें दक्षिणी गुजरात अंकलेश्वर क्षेत्र, नर्मदा क्षेत्र, दक्षिणी तटीय सौराष्ट्र और जबलपुर के निकट के क्षेत्र सम्मिलित हैं। गंगा की उपत्यका में उत्तर प्रदेश और बिहार में अवसादी शैलें मिलती हैं। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र, इनमें महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा के डेल्टा सम्मिलित हैं। में आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र, केरल के तटीय क्षेत्र, अंडमान निकोबार तट, मुंबई के निकट बंबई हाई एवं बेसिन क्षेत्र, गोदावरी कृष्णा के डेल्टा से कावेरी डेल्टा तक का भाग एवं अपतटीय भाग। भारत के प्रमुख तेल एवं प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र। तेल उत्पादक क्षेत्र असोम और मेघालय। असोम और मेघालय के कई क्षेत्रों में तेल पाया जाता है। विशेषत यहाँ की गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों के दक्षिणी निचले भागों में और उत्तर पूर्वी असोम की कोयले वाली अवसादी शैलों से संपन्न लखीमपुर जिले में तेल पाया जाता है। इस क्षेत्र में शेल तेल, शेल ऑयल निकाला जाता है। ये सामान्यतः 500 से 2000 मीटर की गहराई से प्राप्त किया जाता है। प्रमुख क्षेत्र उत्तर पूर्वी असोम से लेकर सुरमा नदी की घाटी से होता हुआ रामरी और चेदुबा द्वीपों तक लगभग 1300 किलोमीटर की लंबाई में चला गया है। इस समय भारतीय तेल स्रोत में असोम का स्थान बंबई हाई के पश्चात आता है। यहाँ के मुख्य तेल क्षेत्र निम्नलिखित हैं। डिगबोई क्षेत्र, डिगबोई ऑयल फील्ड, नागा पहाड़ी क्षेत्रों के लखीमपुर जिले की टीपम पहाड़ियों के पूर्वोत्तर में फैला ये क्षेत्र 13 किलोमीटर लंबा और किमी चौड़ा है। यहाँ तेल 24 विभिन्न स्तरों में 1200 मीटर की गहराई तक बलुआ पत्थर की संरचनाओं में पाया जाता है। यहाँ के तेल में एस्फाल्ट और मोम की मात्रा काफी है। तेल का बहाव बिंदु 30 डिग्री सेल्सियस और आपेक्षिक घनत्व 24 है। इस तेल को डिगबोई की शोधनशाला में साफ कर 23% पेट्रोल एवं 22% केरोसिन तथा पैराफिन, मोम एवं मशीनों को चिकना करने वाला तेल भी प्राप्त किया जाता है। नहरकटिया क्षेत्र, नाहरकटिया ऑयल फील्ड, डिगबोई से 40 किलोमीटर
दक्षिण पश्चिम में दिहांग नदी के किनारे नहरकटिया में 4000 से 5000 मीटर की गहराई तक कुएं खोदे गए हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता लगभग 25 लाख टन की है। इस क्षेत्र में अब तक 84 से अधिक कुएं खोदे जा चुके हैं, जिनमें से 60 कुओं से तेल प्राप्त हुआ है और 4 कुओं से गैस मिली है। यहाँ से खनिज तेल को पाइपलाइन द्वारा बरौनी, बिहार एवं नुनमाटी असोम भेजा जाता है। हग्रीजन मोरान तेल क्षेत्र, हग्रीजन मरान ऑयल फील्ड, नहरकटिया से 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित हैं। यहाँ 29 कूपों में से 22 में तेल अनुमानित किया गया है। यहाँ प्राकृतिक गैस भी पाई गई है। यहाँ से तेल बरौनी भेजा जाता है। नए क्षेत्र, न्यू एरियाज, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और ऑयल इंडिया ने ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में सन 1962 में रुद्रसागर और सन 1965 में लखवा नामक स्थानों पर तेल क्षेत्र का पता लगाया। रुद्रसागर का वार्षिक उत्पादन 4 लाख टन और लखवा का 6 लाख टन है। गुजरात दूसरा महत्वपूर्ण राज्य है जहां से तेल प्राप्त किया जाता है। यहाँ तेल की 2 पेटियां हैं। प्रथम पेटी खंभात की खाड़ी के पूर्वी एवं उत्तरी तट पर स्थित है, जबकि दूसरी पेटी मेहसाणा एवं अहमदाबाद के बीच विस्तृत है। खंभात लुनेज तेल क्षेत्र वडोदरा से 60 किलोमीटर पश्चिम में बारसा में स्थित है। यहाँ वेधन कार्य सन 1958 में आरंभ किया गया। यहाँ के कुओं में रूसी वैज्ञानिकों के अनुसार तेलमय स्तरों की मोटाई देखते हुए कम से कम 3 करोड़ टन तेल विद्यमान है। खंभात बेसिन में ही 1964 में कलोल में तेल का पता लगा। इस तेल में पैराफिन और मोम की मात्रा अधिक है। अंकलेश्वर क्षेत्र का पता सन 1958 में लगा। यह वडोदरा से 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। यहाँ तेल और प्राकृतिक गैस समुद्र के धरातल से 1.180 से 1210 मीटर की गहराई से प्राप्त किया जाता है। इस तेल में गैसोलीन और केरोसिन पर्याप्त मात्रा में है। अंकलेश्वर का कच्चा तेल कोयली LOC शोधनशाला में पाइपलाइन द्वारा भेजा जाता है। नए क्षेत्र गुजरात में ही अहमदाबाद और उसके निकट कालोल, नवगांव, कोसंबा, सनंद, कदी, ओलपाद, कथाना, घोलका, मेहसाणा, वेविल, बकोल और सुभासन स्थानों पर भी तेल के स्रोतों का पता लगा है। मोतवान क्षेत्र में भी नए स्रोत मिले हैं। सौराष्ट्र में भावनगर से 45 किलोमीटर दूर अरब सागर में आलियाबे द्वीप में भी नए तेल भंडार का पता लगाया गया है। गंगा की घाटी का संभावित क्षेत्र। गंगा की घाटी का संभावित क्षेत्र। गंगा की घाटी में 11,000 मीटर मोटी अवसादी शैलों में पर्याप्त मात्रा में तेल मिलने की संभावनाएं व्यक्त की गई है। रूसी भूगर्भशास्त्री निकोलाई कार्लिनन के मतानुसार गंगा की घाटी के मध्यवर्ती भाग में रूस की यूराल पर्वतमाला और वोल्गा नदी के बीच के क्षेत्र से भी अधिक विशाल भंडार है। उत्तर प्रदेश में चंदौसी, तिलहर तथा उत्तराखंड में देहरादून में वेधन किया जा रहा है। ग्रेविमीट्रिक सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार से 5,000 मीटर तक तेल पाए जाने की संभावना है। बिहार में रक्सौल और किशनगंज क्षेत्रों में भी खनिज तेल अथवा प्राकृतिक गैस मिलने की उत्तम संभावनाएं हैं। राजस्थान। यद्यपि राजस्थान की अवसादी शैलों में से तेल की उपस्थिति उतनी उत्साहवर्धक नहीं है, तब भी प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार होने का अनुमान आजादी से पहले ही डॉक्टर D.M. वाडिया ने लगाया था। राजस्थान में दोहन योग्य पेट्रोलियम के भंडारों का पता ब्रिटेन की केन एनर्जी ने बाड़मेर जिले में लगाया है।
यहाँ तेल के विशाल भंडार गुड़ामालानी में मग्गा की ढाणी तथा बाड़मेर जिले के जोगासिया में मिले हैं। पंजाब पंजाब के होशियारपुर, लुधियाना और दासूजा क्षेत्रों में तेल के स्तर विद्यमान है। अन्य तेल क्षेत्र, अदर ऑयल फील्ड। तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन द्वारा कावेरी नदी की घाटी एवं तमिलनाडु की पाक की खाड़ी में किए गए सर्वेक्षण काफी उत्साहवर्धक है। ओडिशा के राटगढ़, पुरी, बालासोर एवं वारीपदा स्थानों में भी तेल की उपस्थिति की आशा की जाती है। महानदी के डेल्टा में तेल का पता चला है। आंध्र प्रदेश के तट पर गोदावरी बेसिन में तेल के भंडारों का पता चला है, जहां खुदाई आरंभ की जा चुकी है। पश्चिमी तट पर केरल राज्य में तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीपों के तटीय क्षेत्र में, कोरोमंडल के तटीय भागों के निकट निरंतर सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। मुंबई अपतटीय क्षेत्र। पश्चिमी तट पर मुंबई के निकट बम्बई उच्च, बॉम्बे हाई एवं बसीन अपतटीय क्षेत्र तट के निकट छिछले सागर में भी भारत में पहली बार मायोसीन युग के चूने की पत्थर वाली शैलों में समुद्र में 2000 वर्ग किमी क्षेत्र में 80 मीटर से 200 मीटर की गहराई पर तेल का पता सागर सम्राट नामक विशाल जहाज द्वारा लगाया गया। यह क्षेत्र मुंबई से 175 किलोमीटर उत्तर पूर्व अरब सागर में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। इस तेल में गंधक की मात्रा नहीं पाई जाती, साथ ही पेट्रोल और केरोसिन की मात्रा भी अधिक पाई गई। इस क्षेत्र से 1976 से तेल प्राप्त किया जा रहा है। इसी भांति बसीन से भी भारी मात्रा में प्राकृतिक गैस प्राप्त की जाती है। इसे हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन द्वारा खाद के कारखाने एवं ताप विद्युत गृहों व घरेलू ईंधन (LPG) के रूप में काम में लाया जाता है। देश की 90% प्राकृतिक गैस यहीं से प्राप्त होती है। अब केम्बे बेसिन के निकट भी सागर सम्राट अनुसंधान जलपोत द्वारा नए क्षेत्रों का पता लगाया गया है। इसमें खनिज तेल व प्राकृतिक गैस दोनों ही साथ साथ मिलते हैं। इसी भांति बम्बई हाई के निकट बसीन बेसिन क्षेत्र में भी नवीन तेल युक्त गुंबदाकार संरचना का पता चला है। यहाँ पर खनिज तेल एवं गैस दोनों के ही भंडार मिलने की पूरी संभावना है। प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र। प्राकृतिक गैस का ऊर्जा के स्रोत के रूप में महत्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। प्राकृतिक गैस अधिकांशतः खनिज तेल के साथ ही उत्पादित होता है। पेट्रोलियम परिष्करण के क्रम में ही उपोत्पाद के रूप में प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। शैल गैस विश्व की ऊर्जा आवश्यकता हेतु नवीन स्रोत। शैल गैस जो मीथेन का एक अपारंपरिक स्रोत है, एक रंगहीन, गंधहीन तथा वायु से भी हल्की गैस है। अमेरिका में शैल गैस के संदर्भ में हुए आश्चर्यजनक प्रोत्साहन ने विश्व की ऊर्जा आवश्यकताओं तथा ऊर्जा बाजार को निश्चित रूप से प्रोत्साहित किया है। शैल गैस चट्टानी संरचना में फंसी गैस है जिसने अमेरिका के ऊर्जा परिदृश्य को तीव्रता से परिवर्तित किया है। इसी समय पारंपरिक कुओं से पारंपरिक गैस भंडारों की खोज से विश्व में उपलब्ध भंडार रिजर्व्स के विषय में भी ज्ञान हुआ है। वर्तमान में गैस ही अकेला ऐसा जीवाश्म ईंधन है जिसका ऊर्जा की मांग में योगदान आने वाले वर्षों में बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) के अनुसार वर्ष 2035 तक ऊर्जा के स्रोत के रूप में गैस तेल से पीछे रहेगी तथा कोयले का स्थान ले लेगी यदि गैस के भंडारों का पूर्ण रूप से दोहन किया जाए। वस्तुतः गैस जैसे संसाधन के साथ समस्या इसके परिवहन का खर्चीला होना है।
ऐसा तेल के साथ भी है, परंतु वर्ष 1960 में सुपर टैंकरों के विकास से इसका तुलनात्मक रूप से सस्ते में परिवहन किया जा सकता है। गैस के संदर्भ में एक तैयार क्रेता तथा वितरण के तरीके की आवश्यकता है। परिवहन को अत्यधिक लागत के कारण गैस का व्यवहार वस्तु के समान नहीं है। संपूर्ण गैस के केवल 1/3 का ही व्यापार किया जाता है। गैस अपने स्वरूप के कारण अत्यंत उपयोगी है, यथा यह एक लचीला ईंधन, घरों को गर्म करने योग्य, उद्योगों के बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है तथा पेट्रोकेमिकल उद्योगों को फोर्डस्टॉक, फेकोस्क्यूटॉक प्रदान करती है, जहां ये प्लास्टिक, उर्वरक तथा अन्य उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित होती है। लॉरी तथा बसों में प्रयुक्त होने वाले ईंधन की प्रक्रिया में ये छोटा ही सही किंतु महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। शैल गैस का सर्वाधिक बड़ा लाभ ऊर्जा उत्पादन है। एक तकनीकी विकास, संयुक्त चक्रीय गैस टरबाइन, वायुयान उद्योग से अतिरिक्त उत्पादन, स्पिन ऑफ ने उद्योगों की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन ला दिया है। गैस से उत्पादित होने वाली विद्युत न केवल सस्ती है, अपितु इसकी प्रक्रिया में कोयले की अपेक्षा 50% कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। जैसा कि सरकारों द्वारा ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी हेतु गैस को कोयले से प्रतिस्थापित किया जा रहा है तथा जिसके परिणाम भी सकारात्मक दिख रहे। उत्पादन क्षेत्र। गुजरात में एकमात्र ऐसी जगह है जहां स्वतंत्र रूप से केवल प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। अंकलेश्वर गैस क्षेत्र और बॉम्बे हाई अपेक्षाकृत नए स्रोत हैं, जबकि मोरान और नहरकटिया गैस क्षेत्र असम में अवस्थित प्राकृतिक गैस के मुख्य प्राप्ति स्थल है। निस्यंदन के द्वारा प्राकृतिक गैस अरुणाचल प्रदेश में नामचिक, मियाओपुंग और लापतानपुंग में, त्रिपुरा के बारामूला रेंज क्षेत्र में तथा हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी और कांगड़ा क्षेत्र से प्राप्त होती है। पंजाब के फिरोजपुर जिले में, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में, जम्मू एवं कश्मीर के मौसर मुरादपुर क्षेत्र में तथा तमिलनाडु के तंजावुर और चिंगलपेट जिले में भी प्राकृतिक गैस के भंडार खोजे गए हैं। उपयोग। प्राकृतिक गैस का उपयोग मुख्यतः ऊर्जा उत्पादन में होता है। असम में अवस्थित नामम शक्ति केंद्र और गुजरात में स्थित ध्रुवा शक्ति केंद्र उन राज्यों में प्राकृतिक गैस पर आश्रित हैं। प्राकृतिक गैस का उपयोग रासायनिक उर्वरक के निर्माण में भी होता है। खनिज तेल का उत्पादन, मांग एवं उपभोग। भारत में खनिज तेल उत्पादन में यद्यपि निरंतर वृद्धि होती रही है, फिर भी देश की आवश्यकता से ये काफी कम रहा है। 1961 में खनिज तेल का उत्पादन मात्र 45,000 टन रहा, कुल आवश्यकता का 5%। यह असम के नवीन क्षेत्र एवं गुजरात के नवीन क्षेत्र के विकास से बढ़कर 1970-71 में 68.2 लाख टन हो गया। बाद में बम्बई हाई में नवीन खोज से इसका उत्पादन तेजी से बढ़कर 1980-81 में 105 लाख टन एवं 1995-96 में 352 लाख टन तक जा पहुंचा। वर्ष 2008-09 में देश में 340 लाख टन खनिज तेल का उत्पादन हुआ। 2014-15 में 37,461 मीट्रिक टन तेल उत्पादन हुआ। इसके बाद इसमें कमी आई है और वर्ष 2021-22 में 296 में ये 296.9 लाख टन रहा। देश के आंतरिक क्षेत्र में खनिज तेल के उत्पादनों में राजस्थान राज्य का प्रथम स्थान है। अब पेट्रोलियम पदार्थों की निरंतर बढ़ती मांग को देखते हुए आने वाले 10 वर्षों में निजी एवं संयुक्त क्षेत्र की 12 नई शोधनशालाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में 23 तेल शोधनशालाएं हैं जिनकी क्षमता 248,866 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। तेल शोधनशालाएं।
खनिज तेल को उत्पादन क्षेत्रों में लंबे नलों द्वारा शोधनशालाओं में ले जाकर आसवन विधि डिस्टिलेशन द्वारा अशुद्धियों को दूर किया जाता है। तेल में मिले हुए पेट्रोल, ज्वलनशील गैस, कोलतार, पैराफिन आदि को अलग कर तेल प्राप्त किया जाता है। बढ़ती मांग की पूर्ति हेतु शोधन क्षमता में निरंतर विस्तार अनिवार्य है। इसके लिए आवश्यक रूप से पाइपलाइन का भी विस्तार अनिवार्य हो गया है। गुजरात में वेडिनार में अंततः लगभग 2 करोड़ टन खनिज तेल प्रतिवर्ष आयात करने की क्षमता का पोताश्र भी विकसित किया गया है। खनिज तेल पाइपलाइनें 1964 के पूर्व कच्चा तेल ले जाने के लिए बनी 2 पाइपलाइनें नहरकटिया तेल क्षेत्र से गुवाहाटी और बरौनी शोधनशालाओं तक बनाई गई थी। तब से अनेक बहुमुखी उत्पाद पाइपलाइनें मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइंस डाली जा चुकी हैं। मुख्य पाइपलाइनें ये हैं: गुवाहाटी सिलीगुड़ी, अंकलेश्वर कोयली, कोयली अहमदाबाद, बरौनी कानपुर, बरौनी हल्दिया मौरीग्राम राजबंद। 1256 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन कच्छ की खाड़ी पर कांडला के निकट सलाया से वीरमगांव होकर कोयली और मथुरा के बीच डाली गई है। इसके द्वारा आयातित तेल मथुरा की शोधनशाला में साफ किया जाता है। इसी भांति हजीरा जगदीशपुर गैस पाइपलाइन जो कि 1200 किलोमीटर लंबी है को दिल्ली तक बढ़ाया गया है। देश में 10,514 किलोमीटर लंबी और 62.91 MMT की क्षमता वाली 24 उत्पाद पाइपलाइनों 2,197 किलोमीटर लंबी और 4.50 MMT की क्षमता वाली 3 LPG पाइपलाइनों 5,795 किलोमीटर लंबी और 52.75 MMT की क्षमता वाली कच्चे तेल की 6 पाइपलाइनों का नेटवर्क है। वर्तमान में कुल 13,718 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन नेटवर्क मौजूद है। तेल से उत्पादित वस्तुएं और उनका उपभोग। कच्चे तेल को शोधनशालाओं में परिष्कृत कर अनेक वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं। विशेषत हल्के तेल के उत्पादन LPG, मोटर गैसोलीन, नेफ्था, मध्यम तेल के उत्पादन केरोसिन, वायुयान का तेल, हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल तेल, भारी तेल के उत्पादन फर्नेस ऑयल, ईंधन, ल्यूब ऑयल, बिटुमिन और पेट्रोलियम कोक। इन पदार्थों का उपयोग रासायनिक उद्योगों तथा मोटरों एवं वायुयान और रेलगाड़ियों के चलाने में किया जाता है। पेट्रोलियम का आयात। पेट्रोलियम का आयात खनिज तेल, डीजल, उपस्नेह तेल आदि के रूप में किया जाता है। भारत अपनी आवश्यकता का केवल 30% खनिज तेल का ही उत्पादन करता है। अतः ईरान, कुवैत, इराक, सऊदी अरब, बहरीन, रूस, वेनेजुएला, रोमानिया, म्यांमार, इंडोनेशिया आदि देशों से खनिज तेल तथा अन्य उत्पादों का आयात करना पड़ता है। भारत के आणविक खनिज। गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों में आणविक खनिज सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। भारत के प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन शिस्ट एवं धारवाड़ काल की स्लेट चट्टानों में आणविक खनिज पाए जाते हैं। परमाणु ऊर्जा उत्पादन हेतु यूरेनियम और थोरियम प्रमुख खनिज हैं। यूरेनियम का प्रत्यक्ष खनन होता है, जबकि थोरियम की प्राप्ति मुख्यतः मोनाजाइट तथा इल्मेनाइट से होती है। बेरिलियम, जिरकन, एंटीमनी एवं ग्रेफाइट से भी थोरियम प्राप्त होता है। यूरेनियम, पिचब्लेंड एवं यूरेनाइट यूरेनियम के मुख्य अयस्क हैं। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार देश में कुल यूरेनियम का भंडार 31,000 टन अनुमानित है। वितरण। झारखंड भारत का अधिकांश लगभग 80% यूरेनियम झारखंड के सिंहभूम जिले से प्राप्त होता है। यहाँ स्थित जादूगोड़ा खनन केंद्र इसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। राजस्थान झुंझुनू, विसुंडी, अजमेर, उमरा, उदयपुर,
प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं आंध्र प्रदेश संकरा पहाड़, नेल्लोर, छत्तीसगढ़ दुर्ग, महाराष्ट्र भंडारा, हिमाचल प्रदेश कुल्लू जिला, मेघालय दोमियातास, जयंतिया पहाड़ी। थोरियम मोनाजाइट तथा इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है। विश्व में मोनाजाइट तथा इल्मेनाइट का सबसे बड़ा भंडार भारत में है। ये केरल के तटीय बालू में पाए जाते हैं। इनका सर्वाधिक केंद्रीकरण कोलम एवं पलक्कड़ जिलों में है। त्रावणकोर की पहाड़ी इनके वास्तविक स्रोत है। इल्मेनाइट मुख्यतः रत्नागिरी, महाराष्ट्र से केरल तक तटीय बालू में पाया जाता है। ये तमिलनाडु एवं उड़ीसा के तटीय बालू में भी मिलता है। इसके अलावा झारखंड में इल्मेनाइट के संचित भंडार हैं। मोनाजाइट की प्राप्ति आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम तथा उड़ीसा के महानदी डेल्टाई क्षेत्र से भी होती है। बेरिलियम इसके संचित भंडार राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्य में हैं। जिरकन यह मुख्यतः केरल के तटीय बालू में पाया जाता है। एंटीमनी हिमाचल प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ग्रेफाइट उड़ीसा ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में इसका सबसे बड़ा संचित भंडार है। झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में भी इसके संचित भंडार हैं। खनिज पदार्थों का संरक्षण। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है जिनके भंडारों के समाप्त हो जाने पर उन्हें पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। इस निधि पर समूची मानव जाति, वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों का अधिकार है। इसलिए इनका संरक्षण करना, दुरुपयोग रोकना और भावी पीढ़ी हेतु सुरक्षित रखना हमारा नैतिक और सामाजिक उत्तरदायित्व है। खनिजों के संरक्षण हेतु एक विवेकपूर्ण नीति की आवश्यकता है। अतः विद्यमान भंडारों के संरक्षण, कंजर्वेशन तथा नए भंडारों की खोज की आवश्यकता सदैव बनी रहेगी। अतएव इस बात की आवश्यकता है कि भारतीय खनिज संपत्ति का दुरुपयोग होने से रोका जाए तथा इसके संरक्षण, कंजर्वेशन हेतु उचित उपाय किए जाएं, जिसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। सामरिक महत्व के जो खनिज अलभ्य हैं या अत्यधिक न्यून मात्रा में पाए जाते हैं, उनके स्थानापन्न खनिजों, रिप्लेसमेंट मिनरल का पता लगाया जाए। जैसे एल्यूमीनियम का उपयोग तांबे के विद्युत तारों के उत्पादन में किया जा सकता है। इंजीनियरिंग उद्योग के उपयोग हेतु हल्के धातु मिश्रणों का निर्माण आरंभ किया जाए। टिन व टंगस्टन जैसे महत्वपूर्ण धातु खनिजों के भी स्थानापन्न ढूंढे जाने चाहिए। अपव्ययी खनन विधियों पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। खनिकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे खनन में नवीनतम विधियों, प्रौद्योगिकी और मशीनों का प्रयोग कर सकें और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अधिकाधिक सावधानी बरत सकें। खनन क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के समुचित विकास के साथ साथ प्रसंस्करण संयंत्रों और शोधनशालाओं को उपयुक्त स्थान पर लगाने, शोध इकाइयों को लगाने के लिए निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने और वित्तीय सहायता एवं ऋण हेतु भरपूर सहायता की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रसंस्करण संयंत्रों को परिवहन लागत कम करने के लिए खनन क्षेत्रों में ही लगाया जाना चाहिए। कोयला जैसे भारी पदार्थों को खान के समीप ही कोकिंग कोयला या बिजली में परिणत करना अच्छा होगा। देश के नए क्षेत्रों में नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग कर खनिजों का अन्वेषण किया जाना चाहिए। सागरीय नितल में अन्वेषण एवं खनन लाभकारी हो सकता है। संरक्षण नीति में पोषणीय खनन पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।
उन खनिजों के शोषण और उपयोग को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए जो नवीकरणीय और प्रचुर हैं। खनिजों से अधिकतम उप उत्पादनों बी प्रोडक्ट्स की प्राप्ति श्रृंखलाबद्ध क्रम में की जानी चाहिए, जैसे मैग्नीसाइट के कैल्सिनेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तांबे व जस्ता के स्मेल्टरों से गंधक के तेजाब और गंधकीय गैसें, चांदी, कैडमियम आदि प्राप्त की जा सकती है। तांबों को परिष्कृत करने की प्रक्रिया में निकेल, बेनोडिम आदि प्राप्त की जा सकती है। व्यर्थ में जाने वाले अभ्रक के छोटे टुकड़ों से माइकेनाइट इंसुलेटिंग बोर्ड, अभ्रक की चादरें, अभ्रक की ईंटें, पेंट तथा पोटाश निकाला जा सकता है। नमक बनाने की प्रक्रिया में जिप्सम, सोडियम कार्बोनेट, कोबाल्ट, निकल और चांदी को परिष्कृत करते समय उससे आर्सेनिक ऑक्साइड प्राप्त किया जा सकता है। उत्तम प्रकार के कोकिंग कोयले का उपयोग धातु शोधन उद्योगों के लिए ही किया जाए तथा निम्न श्रेणी के कोयले के कोलतार, रंग, कृत्रिम मोटर ऑयल, ताप शक्ति, विविध प्रकार के अम्ल, गैसें, अनेक रंग आदि उप उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। खनिज पदार्थों पर आधारित अनेक नए रसायन उद्योगों का विकास किया जा सकता है, जैसे कि जर्मनी एवं चीन में घर्षक पदार्थ, चीनी मिट्टी तथा प्लास्टिक की वस्तुएं, कांच, रंग रोगन, रेफ्रिजरेटरी, विद्युत, मोटर, प्लाईवुड, फोटोग्राफी संबंधी वस्तुएं, फेरोएलॉय आदि। उल्लेखनीय है कि हमारे संविधान के अनुसार खनिज अधिकार, मिनरल राइट्स तथा खनन संनियमों, मिनरल लॉज के प्रशासन का अधिकार राज्य सरकारों में निहित है। समय समय पर आवश्यकतानुसार इनमें परिवर्तन किया जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन्हें लचीला बनाने की आवश्यकता है।